नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी एमपी के चुनावी मैदान से राहुल और प्रियंका की ललकार की, राजस्थान में डटे बागियों से बिगड़े चुनावी गणित की, तेलंगाना को लेकर खड़गे के खुलासे की, कर्नाटक में बीजेपी को लगने वाले बड़े झटकों की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। और बुलेटिन के आखिर में बात एमपी एमएलए पर चल रहे मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 4 से 22 दिसंबर तक होगी बैठक। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। ईडी के सामने पेश हुए अभिषेक बैनर्जी, बोले 6000 पन्नों का जवाब सौंपा। कहा मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं, बीजेपी हमसे लड़ने में सक्षम नहीं, इसलिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के 3 चीफ जस्टिस पदोन्नत। सुप्रीम कोर्ट में 34 हुई कुल जजों की संख्या। अब पूरी क्षमता से होगा काम। कोलेजियम की सिफारिश के बाद कानून मंत्री ने किया ऐलान। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 143 अंकों की गिरावट के साथ 64,832 पर हुआ बंद। निफ्टी 48 अंकों की गिरावट के साथ 19,395 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर मतदान है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज कांग्रेस की तरफ से एमपी में राहुल और प्रियंका ने मोर्चा संभाला। एमपी के अशोकनगर में राहुल ने एक और ऐलान करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं प्रियंका की रैली में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एमपी का सियासी पारा अपने उफान पर है। कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। राज्य को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस आ रही है। वहीं आज एमपी पहुंचे राहुल ने फिर से मोदी और बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। एमपी के अशोकनगर में कांग्रेस के पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने ओबीसी जनगणना की बात की और पीएम मोदी की जाति को लेकर सवाल किया। वहीं राहुल ने जबलपुर में रोड शो किया, जिसमें जबरदस्त भीड़ जुटी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, 2-3 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक जाति है, वो है गरीब। एक तरफ वो कहते हैं मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैं ओबीसी हूँ, और दूसरी तरफ कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जाति है, वो है गरीब। जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं लाखों युवाओं से मिला और जब मैंने उनसे पूछा था कि भैया आप बेरोजगार हो, आपकी जाति क्या है, तो वो मुझे कहते थे मैं ओबीसी हूँ, मैं दलित हूँ, मैं आदिवासी हूँ। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने एमपी में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जीतने जा रही है। पिछली बार भी मैंने आपसे वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ होगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्ज माफ हुआ। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जो कहता हूँ कर डालता हूँ। इसी तरह मैंने मन बना लिया है, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना होकर रहेगी। वहीं आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट और रीवा में विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और कुशासन का अंत होगा। मध्य प्रदेश में जनता की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। एमपी में एक बार फिर राहुल और प्रियंका ने अपनी जीत का दावा किया है। इधर राजस्थान में बागी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बागी मैदान में डटे हुए हैं। नाम वापसी के आखिरी दिन इन बागियों को मनाने के लिए अमित शाह और नड्डा को मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन इसमें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। तो कैसे ये बागी बिगाड़ रहे हैं बीजेपी का खेल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली ही लिस्ट से बगावत के सुर उठने लगे थे, जो अंतिम सूची तक गूंजते रहे। हालांकि इन सब के बावजूद बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटों पर ही उम्मीदवार बदले, लेकिन जिन नेताओं ने बगावत के संकेत दिए उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में बीजेपी के 3 दर्जन बागी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। बागियों को मनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में उतरे और नामांकन कर चुके नेताओं से सीधी बात की, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला। डिडवाना सीट पर पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा के सामने पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री यूनुस खान डटे हुए हैं। यूनुस खान भाजपा का प्रदेश में बड़ा मुस्लिम चेहरा थे। इसी तरह गुजरात से सटी सांचौर सीट पर भी बीजेपी के देवजी पटेल को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। टिकट के 2 प्रमुख दावेदार पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी और पूर्व प्रत्याशी दानाराम चौधरी उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। दोनों एक हो गए हैं और जीवाराम चौधरी अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनका वहां के चौधरी समाज में अच्छा प्रभाव है। बयाना में भी बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है।
कोटा जिले की लाडपुरा सीट पर 3 बार से विधायक रहे भवानी सिंह राजावत भी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। उन्होंने भी नामांकन वापस नहीं लिया है। जयपुर जिले की 2 सीटें भी भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। इनमें पहली कोटपूतली है, जहां पार्टी ने अपने प्रत्याशी मुकेश गोयल की जगह इस बार हंसराज पटेल को टिकट दिया है। जयपुर की झोटवाड़ा सीट पर जरूर बीजेपी को राहत मिली, जब लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को मिले टिकट के खिलाफ बगावत करने वाले राजपाल सिंह शेखावत ने अमित शाह से बात करने के बाद अपना नामांकन वापस ले लिया है। बागियों के हौसले बुलंद हैं, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस के हौसलों में जोश है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे का मुकाबला है, जहां एक तरफ सत्ता पर काबिज बीआरएस कांग्रेस की मजबूती से डरी हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव की रेस में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के तहत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लेकर बीआरएस तक पर तीखा हमला बोला है। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज चुनावी राज्यों में एक के बाद एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान बयानबाजियों का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के तहत चुनाव प्रचार के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह, ईडी, सीबीआई और आईटी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। हमारी पार्टी से कोई एक नेता प्रचार करने जाता है तो बीजेपी की तरफ से सभी प्रचार करते हैं। जनता हमारे साथ है। लोग विदेश से अपना पैसा खर्च कर हमें वोट करने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बीआरएस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में हमारे लोग बीआरएस से ज्यादा मजबूत हैं। हमारी तुलना बीआरएस से नहीं हो सकती। बीआरएस का इतिहास क्या रहा है, हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए। हमारे कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हैं और उन्होंने पार्टी को उठाने के लिए बहुत मेहनत भी की है, इसलिए हमारी तुलना बीआरएस से नहीं हो सकती है। बीआरएस एक पारिवारिक पार्टी है, व्यक्तिगत पार्टी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी जमीन पर काम करती है। हमारी पार्टी बीआरएस की तरह 5 साल तक सोई नहीं रहती है। हम 5 साल में 365 दिन काम करते हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये पार्टी बस चुनाव में व्यस्त रहती है, इसको जनता की कोई चिंता नहीं रहती है। मणिपुर में कितना कुछ हो गया, लेकिन पीएम मोदी खामोश रहे। मोदी जी कभी लोगों से नहीं मिलते, बीआरएस वाले भी नहीं मिलते। तेलंगाना में चुनाव जीतने पर सीएम कौन होगा? इस सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी में सब कुछ सोच विचार कर होता है। हमारी पार्टी एक सिस्टम है, हम उसी हिसाब से काम करते हैं। हम पार्टी के लिए लड़ते हैं, हम विचारधारा के लिए लड़ते हैं। जो हमें कमजोर समझता है, ये उसकी गलती है। खड़गे के तेवरों से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता में तो कर्नाटक बीजेपी भी है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी और उसकी नई सहयोगी जेडीएस को अब बड़ा झटका लगने वाला है। दोनों ही दलों में बड़ी बगावत के संकेत मिले हैं, और सिर्फ संकेत ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि बगावत का दिन भी तय हो गया है। और इसे लेकर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बड़ा दावा किया है। तो क्या है कर्नाटक में कांग्रेस का प्लान, जिससे बीजेपी की उड़ गई है नींद? देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी और जेडीएस में बड़ी बगावत होने वाली है। बगावत का दिन और तारीख तय हो गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीएस के कई बड़े नेता, जिसमें वर्तमान सांसद भी शामिल हैं, वो 15 नवंबर को कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। और कौन कौन से नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इसका खुलासा एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को किया जाएगा। इससे पहले राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने भी दावा किया था कि बीजेपी और जेडीएस के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। हाईकमान जिस दिन हरी झंडी देगा, उसी दिन कर्नाटक में ऑपरेशन हस्त को अंजाम दिया जाएगा। सीएम सिद्धारमैया ने जो बात कही थी, लगता है अब उसका पूरा होने का वक्त आ गया है। डीके शिव कुमार के ऐलान के बाद बीजेपी और जेडीएस में हलचल मच गई है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने अपने सभी विधायकों से बात की और उनसे शपथ पत्र ले लिया। कुमारस्वामी ने दावा किया है कि उनका एक भी विधायक कांग्रेस में नहीं जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी को राज्य में बड़े झटके मिलते दिख रहे हैं। पार्टी के दिग्गज नेता, उत्तरी कर्नाटक से सांसद और पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जेडीएस से गठबंधन को लेकर पार्टी हाईकमान पर भी निशाना साधा है। डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा, बीजेपी और जेडीएस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर पार्टी हाईकमान ने कर्नाटक के नेताओं से चर्चा नहीं की। डीके शिव कुमार के ऐलान से बीजेपी परेशान है, वहीं बिहार में भी बीजेपी काफी परेशान है। बिहार में महागठबंधन ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया है। बीजेपी जिस मुद्दे का विरोध देश भर में कर रही है, उसी मुद्दे का समर्थन उसे बिहार में करना पड़ा है। जातिगत जनगणना और जातिगत आर्थिक सर्वे के बाद अब आरक्षण के मामले में भी बीजेपी को बिहार की महागठबंधन सरकार का समर्थन करना पड़ा है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा में SC, ST और OBC आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो गया।
विधानसभा में इस विधेयक को ध्वनिमत से सर्वसम्मति से पास किया गया। 2 दिन पहले नीतीश कैबिनेट ने इसको लेकर मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया और ध्वनिमत से इसे पास कर दिया गया। इस विधेयक के कानून बनने के बाद बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% हो जाएगा। EWS को मिले 10% आरक्षण को जोड़कर यह संख्या 75% हो जाएगी। विधानसभा के बाद अब इसे विधान परिषद से भी पास किया जाएगा और संभावना है कि वहां भी ये ध्वनिमत से पास हो जाएगा और इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। विधेयक में SC वर्ग का आरक्षण 16 से बढ़ाकर 20, ST का 1 से बढ़कर 2, EBC और OBC का 30 से बढ़ाकर 43, OBC महिलाओं का 3% और EWS का 30% होगा। इस तरह से कुल 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण विधेयक को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी आरक्षण का दायरा बढ़ा दे। हम लोग चाहते हैं कि 65% आरक्षण को तत्काल लागू किया जाएगा। खास बात ये रही कि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को इस विधेयक का समर्थन करना पड़ गया। सदन में नीतीश कुमार ने जितिन राम मांझी के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें मांझी ने जाति सर्वे पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। नीतीश ने एक बार फिर अपने सियासी दांव से बीजेपी को मुश्किल में फंसा दिया है। मुश्किल में तो महुआ मोइत्रा भी फंसी नजर आ रही हैं। संसद में सवाल के बदले पैसे लेने के मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एथिक्स कमेटी में आज महुआ को लेकर बड़ा फैसला किया है। तो क्या है फैसला? क्या संसद की एथिक्स कमेटी ने लिया है फैसला और क्या यहां पर महुआ की संसद सदस्यता चली जाएगी? देखते हैं इस रिपोर्ट में। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने वाले मामले में मुश्किल में फंस गई हैं। उनकी संसद की सदस्यता ही संकट में फंसती दिखाई दे रही है। आज संसद की एथिक्स कमेटी ने इस मामले में चर्चा की। कमेटी की ओर से महुआ को संसद से निष्कासित करने की सिफारिश भी की गई थी, लेकिन कई सदस्य इस रिपोर्ट के खिलाफ थे, जिसके बाद एथिक्स कमेटी में सदस्यों के बीच वोटिंग भी कराई गई। कमेटी में 6 मेंबर्स ने महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने के लिए वोट किया, जबकि 4 मेंबर्स ने इसके विपक्ष में वोट किया। कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने भी रिपोर्ट के समर्थन में ही वोटिंग की। एथिक्स कमेटी में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें बीजेपी के 7, कांग्रेस के 3 और बसपा, शिवसेना, YSR, कांग्रेस पार्टी, CPM और JDU के 1-1 सदस्य शामिल हैं। कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद विनोद सोनकर हैं। अब एथिक्स कमेटी ये रिपोर्ट शुक्रवार 10 नवंबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपेगी। दावा किया जा रहा है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा के आचरण पर सवाल खड़े किए हैं। उधर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लीक होने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई। महुआ ने कहा कि एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश कर दी। ये लोकसभा के नियमों का उल्लंघन है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिस चैनल में यह खबर चल रही है वो अडानी ग्रुप का है। महुआ ने आगे बोला, मेरे खिलाफ उसी बिजनेसमैन पर पैसे के बदले सवाल पूछने का आरोप लगा है। वहीं बिजनेसमैन एथिक्स कमेटी के गोपनीय दस्तावेजों को एक्सेस कर रहा है। महुआ के बाद देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। यूएस की महिला सिंगर ने नीतीश कुमार के बयान की निंदा की है। हालांकि नीतीश कुमार के उस बयान की हम बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करते हैं, उस बयान को बिल्कुल भी सही नहीं ठहराते हैं। लेकिन अमेरिकी सिंगर का इस बयान के ऊपर एक तीखा बयान आना, ये किस ट्रैक से आया है, इसका खुलासा तो खुद इस महिला ने ही कर दिया जब उन्होंने कहा है कि मोदी जी ही भारत के लिए सबसे अच्छे नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने आज सांसदों और विधायकों के खिलाफ क्रिमिनल केस पर जल्द फैसला देने वाली याचिका पर सुनवाई की। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट और निचली अदालतों को कई निर्देश जारी किए। तो क्या कहा है CJI ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। CJI DY चंद्रचूड़ ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबे समय से लटके मामलों को लेकर सख्त टिप्पणी की है। एक मामले की सुनवाई करते हुए CJI ने कहा, जितने भी लंबित मामले हैं उनके बारे में पता किया जाए कि आखिर वो क्यों लंबित हैं और इन पर फैसला देने में क्यों देरी हो रही है, क्यों तेजी से सुनवाई नहीं हो पा रही है, जांच में कहां रुकावट है।
सीजेआई ने कहा कि जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए अदालत अपने स्तर पर क्या कदम उठा सकती है जिससे मामलों का जल्द निपटारा हो सके। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के लिए हाईकोर्ट में एक स्पेशल बेंच गठित की जाए। साथ ही निचली अदालतें सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान ले। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के केस में निचली अदालतों को एक जैसा दिशा निर्देश देना मुश्किल होगा। हाईकोर्ट एमपी एमएलए के खिलाफ आपराधिक मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ का गठन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता या तो चीफ जस्टिस करेंगे या चीफ जस्टिस की तरफ से नामित पीठ करेगी। हाईकोर्ट क्रिमिनल केस में सांसदों के खिलाफ केसों की स्थिति पर रिपोर्ट के लिए विशेष निचली अदालतों को बुला सकते हैं। ट्रायल कोर्ट केवल दुर्लभ कारणों को छोड़कर संसद सदस्यों, विधायकों और एमएलसी के खिलाफ मामलों की सुनवाई स्थगित नहीं करेगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।